नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर टू सोशल साइंस के इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं। अगर आपको सीटेट के एग्जाम में शानदार अंकों के साथ पास होना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी स्टडी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करना पड़ेगा, तभी आप सीटेट के एग्जाम में शानदार अंक पा सकते हैं। आइएगा, आज बात करेंगे सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। आपके एग्जाम में जो सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुख्य तौर पर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, क्लास 6, 7 और 8 की। आपके कुल प्रश्नों की संख्या 60 होती है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आपकी क्लास। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्स पर्वत है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन? यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है ब्लॉक पर्वत यहाँ पर कौन सा है। ब्लॉक पर्वत को भ्रंशोत्स पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, हिमालय पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, वाससेज पर्वत। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, वाससेज पर्वत। वाससेज जो पर्वत है ये आपका ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। ये कहाँ पर पड़ता है? ये यूरोप महाद्वीप में आपका पड़ता है। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में आपका ब्लॉक जो पर्वत है वो आपका कौन सा है? वाससेज पर्वत है। और यूरोप का एक और मुख्य पर्वत है जो कि आपकी पुस्तक में दिया गया है, उस पर्वत का भी नाम आप याद रखिएगा। क्या नाम है? ब्लैक फॉरेस्ट। उस पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। उस पर्वत का नाम है जो कि यूरोप महाद्वीप में ही पड़ता है, वो भी आपका भ्रंशोत्स पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन आपका है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट जवाब हो गया है ऑप्शन 4, वाससेज पर्वत। अगर हिमालय पर्वत की बात की जाए, ये कैसा पर्वत है? ये आपका बलित पर्वत है। कैसा? बलित है। यूराल भी आपका बलित पर्वत हो जाएगा जो कि युवा पर्वत हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32। कथन कहता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जिसका मुख्य कारण है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। दोनों ही यहाँ पर कथन सही दिए गए हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन 1 है यहाँ पर वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि कायांतरित सेलों के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। ठीक है, कथन ए यहाँ पर आप देखिएगा। कथन ए कहता है किसके बारे में? कायांतरित सेल, जिनको रूपांतरित सेल के नाम से जानते हैं। आपको मालूम होगा कि जो चट्टानें या सेल होती हैं वो आपकी मुख्य तौर पर 3 होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीयक। प्राथमिक में आपकी पहली नंबर की होती है आग्नेय। कौन सी होती है? पहली आपकी होती है आग्नेय। दूसरी आपकी होती है, कौन सी होती है आपकी? एक आपकी होती है अवसादी चट्टान होती है, और उसके बाद आपकी होती है कौन सी? कायांतरित या उसको रूपांतरित सेल के नाम से भी जानते हैं। चलिए, यहाँ पर स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ लेते हैं। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल राइट यहाँ पर कथन कहा गया है। जो आपकी आग्नेय होती है, जो पहली चट्टान यानी कि जिसको प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी चट्टान यानी कि अवसादी, इन दोनों में क्या होता है? उच्च ताप और दाब जब पड़ता है तब इसके प्रभाव में वो कायांतरित यानी कि उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसी को कहते हैं कायांतरित सेल, जो कि एक कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। कथन भी है कि कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। ठीक है, क्या द्रवित मैग्मा बनाते हैं? यहाँ पर सही बात कही गई है या यहाँ पर गलत बात कही गई है? बिल्कुल सही बात कही गई। कैसी बात? बिल्कुल सही बात कही गई है। द्रवित मैग्मा का ही निर्माण करते हैं। संगमरमर एक कायांतरित सेल है। बिल्कुल संगमरमर का निर्माण इसी प्रकार से होता है। यानी कि तीनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल राइट दिए गए। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करते हैं। अगला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो आपका वायुमंडल टॉपिक है। कौन सा? वायुमंडल जो टॉपिक है वो आपके हर बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी दिया गया है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर ही जल जाते हैं? सभी लोग जानते हैं, जो आपका मध्य मंडल होता है। कौन सा मंडल? जो आपका मध्य मंडल होता है, जिसको
किस नाम से जानते हैं? मेसोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। उसी में उल्का पिंड जब आता है तभी ये जल जाता है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्षोभ मंडल से, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित, कैसी मौसम संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं इसी परत में आपकी घटित होती हैं, जैसे कि आंधी तूफान, ओला, बारिश, सभी प्रकार की, ठीक है। और आपका समताप मंडल, यहाँ पर आपका हवाई जहाज उड़ता है। क्या उड़ता है? आपका हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है। बाह्य मंडल, जिसको ताप ताप मंडल या आयन मंडल के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, जिसमें आपके क्या होता है, जिसमें बाह्य मंडल में आपकी आयन वाली तरंगे जो होती हैं, रेडियो तरंगे, वो संचरित यहाँ पर ही होती हैं। और बहिर्मंडल जो कि सबसे लास्ट वाली परत होती है, सबसे ऊपरी परत, जिसमें तमाम प्रकार की जो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन होगी, लिथियम हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसी गैसें जो होती हैं वहां पर तरल मात्रा में तैरती रहती हैं। आपको यहाँ पर मैंने सब कुछ समझा दिया। राइट आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास का मतलब है मौसम के अनुसार लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना ही आपका क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है। चाहे वो अपने किसके साथ जाए, चाहे वो अपने पशुओं के साथ जाए, वो भी आपका ऋतु प्रवास कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, लोगों के आवागमन से, घरों की आसपास बनावट से या बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो आपने यहाँ पर समझा। राइट जवाब आपका ऑप्शन 1 होगा, मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया ही आपकी ऋतु प्रवास कहलाती है, वो भी मौसम के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि स्थायी पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। किस पर? स्थायी पवनों पर। कथन ए कहता है कि ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। जो आपकी स्थायी पवनें होती हैं वो सिर्फ एक ही दिशा में लगातार चलती रहती हैं वर्ष भर, वही आपकी होती हैं स्थायी पवनें। राइट कथन यहाँ पर कहा गया है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। बिल्कुल राइट, ये भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है, क्या कहता है यहाँ पर? कहता है कि ब्राजील के कंपोस्ट और वेनेजुएला के जो लानोस उदाहरण है, किसके उदाहरण है? ये जो आपके उदाहरण है ब्राजील का, जैसा आपका कंपोस्ट हो गया, वेनेजुएला के आपके लानोस हो गए, ये जो आपके उदाहरण हैं ये आपके किसके उदाहरण होंगे? ये उष्णकटिबंधीय घास के स्थल हैं, जैसे आपके ये घास के स्थल हो गए, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका 38, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर बताता हूं। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है? नहीं, गलत होगा। कैसे गलत होगा? चलिए आपको मैं बताता हूँ। जलवायु जो है वो किसी निश्चित वर्ष, जैसे 15 वर्ष हो गया, 20 वर्ष हो गया, 50 वर्ष, ऐसे वर्ष में एक निश्चित समय में उसका परिवर्तन होता है। जलवायु एक दीर्घकालिक परिवर्तन है, यानी कि बहुत समय के बाद जलवायु में परिवर्तन आता है, उसको कहते हैं जलवायु। जबकि यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो मौसम परिवर्तन होता रहता है उसको तो कहते हैं मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। यहाँ पर मौसम की परिभाषा दी गई है, ना कि जलवायु की। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है? नहीं, ऊंचाई पर भी निर्भर नहीं करती है, ना ही उच्चावच पर निर्भर करती है। दोनों ही कथन यहाँ पर गलत दिए गए। राइट कथन आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 आ चुका है। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। किसकी पहचान करनी है? एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा स्रोत की यहाँ पर पहचान करनी है। यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अप्रसंस्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। कौन सी गैस यहाँ पर आपकी हो जाएगी या कौन सा स्रोत आपका यहाँ पर हो जाएगा? ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। परंपरागत का मतलब क्या होता है? जो प्राचीन काल से जो चली आ रही परंपरा है, यानी कि परंपरागत वाले स्रोत है, जिसके अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा? कोयला आपका हो जाएगा,
पेट्रोलियम आपका हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोलियम आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर प्राकृतिक गैस हो जाएगी, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज। ये ऐसे संसाधन हैं जो कि जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं इनका एक बार प्रयोग करने पर, इसीलिए इनको अनवीकरण स्रोत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको अब पहचानना है। परंपरागत की बात करेगी जो कि जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं एक बार प्रयोग करने के बाद। ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अप्रसंस्कृत जो तेल है जब धरातल पर लाया जाता है। बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा या मोम। राइट आंसर यहाँ पर आपका प्राकृतिक गैस होगा, नेचुरल गैस। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 40। यह क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 6 की जो आपकी ज्योग्राफी है उसी का एक चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, वहीं से डायरेक्ट उठा लिया गया है। जो आपका शोध मंत्री संस्थान है भारत का वो आपके अंटार्कटिका जहां पर किसी भी प्रकार की जनसंख्या निवास नहीं करती है। वहीं वहां का जो क्षेत्र वो आपका बर्फीला ध्रुवीय क्षेत्र, वहां पर सर्दी हमेशा पड़ती रहती है। मैत्री वहां का भारतीय संस्थान है जो कि शोध संस्थान वहां पर ही स्थित है। और एक और भारती, मैत्री और भारती, ये दोनों आपके संस्थान वहीं पर आपके स्थित हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। खनिज के बारे में यहाँ पर आपका गलत कथन आपको पहचानना है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है, बिल्कुल ये प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होते हैं खनिज। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है, बिल्कुल होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही कहा गया है। सभी खनिज अधात्विक होते नहीं, सभी खनिज अधात्विक नहीं होते। कुछ खनिज अधात्विक भी होते हैं, धात्विक भी होते हैं और चूना पत्थर से भी निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है वो यहाँ पर गलत है, गलत ही कथन आपको बताना था, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 ही यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित का यहाँ पर आपको करना है मिलान। जो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यह क्वेश्चन आपके क्लास 6 की जो हिस्ट्री है 1-2 चैप्टर वहीं से डायरेक्ट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ, नर्मदा घाटी का मिलान किसके साथ यहाँ पर होगा, ठीक है। जो आपकी नर्मदा घाटी है यहाँ पर सबसे पहले आखेट और संग्रहण किया जाता था, यानी कि लोग यहाँ पर सबसे पहले शिकार और कंदमूल फल सब कुछ यहाँ पर ही एकत्रित करते थे। तो यहाँ पर ए का जाएगा आपके 2 के साथ, ए का यहाँ पर जाएगा किसके साथ, 2 के साथ यहाँ पर आपका चला जाएगा। ए का 2 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर यही इसका राइट जवाब होगा। और यहाँ पर बज्जी की बात की जा रही, बज्जी आपका एक संघ था। महाजनपद काल के दौरान आपका बज्जी कौन था, बज्जी एक संघ था जो कि संघ से संबंधित कौन थे, गणों से संबंधित कौन से, जो गढ़ आपका था, गढ़ से संबंधित आपके महावीर थे और बौद्ध थे, यानी कि बुद्ध भी आपके गणों से संबंधित थे। तो बज्जी जो है ये आरंभिक एक गणतंत्र यानी कि राज्य था। तो बी का यहाँ पर 1 के साथ जाएगा और सी जो है आपका ये 4 के साथ यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। जो गारों की पहाड़ियां हैं वहां पर क्या है, गारों की जो पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां आपकी, गारों की जो पहाड़ियां हैं वहां पर सबसे पहले कृषि की गई थी। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए और गारों की जो पहाड़ियां वहां पर महिलाओं और पुरुषों ने, किन्होंने, महिलाएं आपकी हो गई और पुरुष हो गए, उन्होंने सबसे पहले वहां पर कृषि प्रारंभ की थी गारों की पहाड़ियों में, ठीक है। और जो आपकी गंगा घाटी है, गंगा घाटी का जो यहाँ पर मिलान होगा वो यहाँ पर लगभग यहाँ पर ही सबसे पहले शहर पाए गए थे। और सिंधु और इसकी सहायक जो नदियां हैं यहाँ पर आपके सबसे पहले प्रथम नगर विकसित। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समयामिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। किस संदर्भ में, तिथियों और काल के संदर्भ में यहाँ पर दिए गए हैं भारतीय इतिहास के बारे में। कथन ए कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है। जो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश है इसमें आपको भारतीय इतिहास को विभाजित किया गया है क्योंकि जो शासक हैं उनका धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। नहीं, उनका धर्म ही सिर्फ ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं रहा है, यहाँ पर गलत होगा। अगर आपसे पूछा जाए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश। भारत में किस इतिहासकार ने बांटा है, आपसे एग्जाम में इस बार पूछा भी गया है, तो आपको बताना है जेम्स मिल। जेम्स मिल जो कि ब्रिटिश का एक इतिहासकार है, उसी ने ही
बांटा है। ठीक है, तो आपका कथन ए यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। कथन बी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। बिल्कुल सही बात है, निश्चित तिथियों में लाना ही एक समस्यात्मक है और विभाजन करना, यानी कि ए गलत है और बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। यहाँ पर कौन सा सही होगा? कांगड़ा शैली, गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाह नामक चित्रकला, मध्य प्रदेश की जो है आपकी शैल चित्रकला। राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा। मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला के जो अविशेष प्राप्त हुए हैं, गुफाकारी चित्र भी आपको वहां पर मिले हैं, उसी से पता चलता है कि आरंभिक जो मानव था उनकी क्या क्या समझ थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। जब भारत में ब्रिटिश सरकार नहीं थी, उसके पहले की यहाँ पर बात कही गई, तब बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, जब भी वे खेतों में काम करते थे। तो यहाँ पर सही जवाब आपका दिया गया है पुस्तक में, एनसीईआरटी पुस्तक में क्लास 8 हिस्ट्री में। ठीक है, वहां पर कहा गया है कि साल भर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, किस चीज को छोड़कर? फसल की कटाई भी वो करेंगे, फसल की कटाई का समय होगा तब वो पढ़ाई नहीं करेंगे, जब वो खेतों में काम करेंगे तब भी वो पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, और पूरे साल पढ़ाई करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। नीचे दो कथन ए और बी 18 से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में हैं। कथन ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? चलिए आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात यहाँ पर कही गई है 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्य के उदय की बात। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, नहीं देखते थे, स्वयं को राष्ट्र के रूप में नहीं देखते थे। कथन बी है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। ये तो यहाँ पर बात बिल्कुल सही कही गई है, यानी कि कथन ए गलत, बी सही। ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला यहाँ पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? बीसीई का तात्पर्य है, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा किस ऑप्शन में है? ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं? बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण जो युग है वहां भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में इसका वर्णन है नहीं। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, महाराष्ट्र के एक पटनेपुरा स्थल है, वहीं से शुतुरमुर्ग के अंडे के जो अवशेष मिले, अंडे के छिलके के अवशेष वहीं से प्राप्त हुए। इसलिए कहा जाता है कि ये पूरा पाषाण युग में भारत में क्या रहते होंगे? शुतुरमुर्ग रहा करते होंगे। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 50, बड़ा ही महत्वपूर्ण। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो यहाँ पर कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। आपकी पुस्तक में बिल्कुल ऐसा ही कहा गया है हड़प्पा के समाप्ति का, कि शासकों जो शासक थे उनका नियंत्रण शायद समाप्त हो गया हो, जंगलों का विनाश हो गया हो। ठीक है, जंगलों का क्या हो गया हो? जंगलों का विनाश हो गया हो। बिल्कुल, ये भी इतिहासकारों द्वारा माना गया है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई हो या संभवतः नदियां सूख गई हो, ये माना गया है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ आपका नहीं माना गया है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत है। सी जिस ऑप्शन में भी है उसको आप यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ से उसको हटा देंगे। ठीक है, तो आपका सही जवाब आपका होगा यहाँ पर ए बी डी। ए बी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। अगला, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों
में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताता हूँ, मैंने आपको एनसीईआरटी का एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, अभी मैंने आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करा दी है। तो यहाँ पर जो महायान बौद्ध है उसमें क्या हुआ है, बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। क्या बनाई जाने लगी हैं? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट जवाब आपका यहीं पर हो जाएगा। और इसमें बोधिसत्व को भी स्वीकारा गया है। क्या है? बोधिसत्व को भी यहाँ पर स्वीकारा गया है क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हो चुकी थी। और मूर्ति कला के रूप में मथुरा आपका हो गया, तक्षशिला हो गया, इसका पतन नहीं हुआ जबकि इसका उदय हो चुका था। ठीक है, इसके रूप में ये जाने जाते थे। ऑप्शन यहाँ पर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? यानी कि जो खलजी वंश है और तुगलक वंश है, इन्होंने अपना नियंत्रण किस किस क्षेत्र में फैला के रखा था, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। नहीं, उनके अधिकार में दिल्ली तो रहा था उनके अधिकार में, लेकिन उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा नहीं था उनके अधिकार में। जैसे आपका बंगाल हो गया, दक्षिण भारत हो गया, इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। ठीक है, गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्रों पर पहली बार बैठा गया। पहली बार तो बैठा गया लेकिन इनको वहां से भागना पड़ा। ठीक है, लोगों ने इनको वहां से भगा दिया था। ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, ये तो बात यहाँ पर सही कही गई, नियंत्रण तो कठिन था। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार लंबे समय तक बनाए रख पाए। जोर जबरदस्ती तो इन्होंने की थी अपना वहां पर शासन चलाने के लिए, लेकिन अधिक समय तक ये वहां पर टिक नहीं पाए। सिर्फ कुछ ही समय के लिए वहां पर टिक पाए, लेकिन यहाँ पर लंबे समय तक की बात कही गई, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दिल्ली से बंगाल दूर था और इसलिए उस पर नियंत्रण करना भी कठिन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से गलत कथन की आपको यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक है, गलत कथन आपको यहाँ पर पहचानना है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। बिल्कुल सही कहा गया है, जनजातीय लोगों के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, उन्होंने बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखे। क्या जो जनजातीय लोग थे वो लिखित दस्तावेज रखते थे? अरे नहीं, जनजातीय उनको खाने पीने को सामान तक मिलता नहीं था, वो लिखेंगे किसमें? क्या वो मतलब कि वो पढ़े लिखे तो होंगे ही नहीं, अनपढ़ ही होंगे जनजातीय। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो गया। बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा कि अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज का प्रयोग किया नहीं किया। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, ये तो यहाँ पर सही है। जनजातीय समाज अपना विविध किस्म की जरूरतों का एक दूसरे पर निर्भर रहा, बिल्कुल सही है। गलत ही आपको यहाँ पर बताना था, इसलिए गलत आपका ऑप्शन यहाँ पर 2 है, जो कि यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वे लिखित दस्तावेज रखते थे जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। 54 कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो यहाँ पर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती की गई? नहीं की गई। ठीक है, विद्रोह में भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाई गई। अंग्रेज सरकार ने ऐसी नीति कभी भी नहीं बनाई भूमिहीन के लिए, किसानों की रक्षा के लिए। ठीक है, और कहा गया तुष्टीकरण और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके? नहीं, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर जो आपका नियंत्रण है, भारत पर नियंत्रण जो किया था किस प्रकार विद्रोह के बाद, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर दे दिए ताकि भारतीय मामलों में ज्यादा से ज्यादा बेहतर ढंग से संभाल सके। यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, नहीं यहाँ पर आपको बताना है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव,
ठीक है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव भी होता है, बिल्कुल सही कहा गया है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया भी होती है, सही कहा गया है। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता होती है, नहीं होती है, यही यहाँ पर आपका गलत होगा। जनता को मतदान का भी अधिकार है, सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर थर्ड गलत है, गलत ही आपको बताना था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, बड़ा ही सरल क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? लद्दाख को, ठीक है। यहाँ का एक केसर सागा ग्रंथ, केसर सागा, केसर जो सागा ग्रंथ है वो यहाँ पर काफी प्रचलित है, जो कि तिब्बत का ग्रंथ है, गाया आपके लद्दाख में जाता है, इस पर नाटक भी खेलते हैं लोग, और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो मुस्लिम और बौद्ध पाई जाती है। भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? अपील प्रणाली किसे कहते हैं, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील नहीं होगा। राज्य कार्यपालिका कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का ये भी नहीं होगा। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, ये आपकी अपील प्रणाली हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पर होगा। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? नहीं शब्द यहाँ पर लगा है प्रायद्वीपीय पठार के लक्षण के बारे में। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही बात कही गई है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला भी स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की बात की गई है। यहाँ पर लोहा और आपके कोयला यहाँ पर खनिज जैसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी है। पश्चिम की ओर ये तो नहीं बहती हैं, पश्चिम की ओर तो आपकी गोदावरी बहती है, ठीक है। गोदावरी यहाँ पर होता तो ये भी यहाँ पर सही हो जाता, ठीक है। गोदावरी बहती है, माही बहती है, लूनी बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा और माही नदी नहीं बहती है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर 4 होगा, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका के बारे में यहाँ पर सही कथन कौन सा दिया गया है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्या दक्षिणी गोलार्ध में आपका अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग स्थित है, ठीक है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर करक विषुवत मकर रेखाएं गुजरती है, ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया है, इसलिए राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्यों होती है? यानी कि जो आपके समुद्र तटीय जो भाग है दक्षिण भारत के, जैसे कि आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मुंबई, केरल, कर्नाटक, आपका आंध्र प्रदेश हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पर जो सर्दी का टाइम होता है, कैसा टाइम? सर्दी वाला, यानी कि ठंड जब होती है, शरद ऋतु होती है, तभी वहाँ पर क्या होती है? बारिश होती है। ऐसा क्यों होता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया। चलिए आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है, पवन जो होती है वह स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी से होकर बहती है, इसी यहीं पर यही इसका प्रमुख कारण आपका हो जाएगा। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है आपका 62। कहता है 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। गाड़ियों से, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में या सड़कों पर, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्यस्थलों की यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना में महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 होगा। अगला यहाँ पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है सभी लोग जानते हैं, कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो आपकी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और जो आपका मुख्यमंत्री होता है और राज्य के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको नियुक्त करता है आपका राज्यपाल। चलिए समझ लिया होगा आपने। अगला, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है?
पटवारी भी आपका ग्राम का अधिकारी आ जाता है। नगर निगम वार्ड, ये नगर निगम की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण की बात करता था। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी भी हो जाएगा। लेखपाल भी आपके ग्रामीण से संबंधित होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है यहाँ पर गलत है, गलत ही आपको यहाँ पर बताना था, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? किसके? डी.के. बासु के निर्देश क्या हैं? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, डी.के. बासु का जो निर्देश है वो यहाँ पर कौन सा होगा? वो है गिरफ्तारी, नजरबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े। ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? 2006 का जो वन अधिकार कानून है वो कौन सी श्रेणी को अधिकारों को यहाँ पर स्वीकारता है? कौन सा यहाँ पर सही है? सही आंसर है अनुसूचित जनजातियों। जो अनुसूचित जनजातियां उनको क्या करता है? अधिकारों को स्वीकारता है वन अधिकार कानून 2006 का। अगला यहाँ पर देखिएगा, द्वितीयक स्रोत। ऐसा क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। द्वितीयक स्रोत क्या है? क्या समाचार पत्र द्वितीयक स्रोत है? बिल्कुल, समाचार जो पत्र है वो आपका द्वितीयक ही स्रोत होता है। तो चलिए आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। ठीक है, भारत का संविधान क्या द्वितीयक स्रोत है? भारत का संविधान आपका द्वितीयक स्रोत नहीं है। जनगणना रिपोर्ट भी आपकी द्वितीयक स्रोत नहीं होगी। जन्म और मृत्यु पंजीकरण में भी रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होगा। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक ये हमारे लिए द्वितीयक स्रोत का काम करेगी, क्योंकि ये किसी इतिहासकार ने उस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, फिर हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यही आपका द्वितीयक स्रोत यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अगला यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कथन ए और कथन बी। तो यहाँ पर चलिए आपको यहाँ पर समझाता हूँ कौन सा यहाँ पर सही है। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। बिल्कुल सही कथन कहा गया है। पेडागोजी का यह क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ठीक है, कम करेगा, बिल्कुल कम करेगा। कथन दोनों ही यहाँ पर आपके बिल्कुल कैसे दिए गए? दोनों ही यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। चलिए आगे यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर आपका 69 क्या है? ये आपके अब यहाँ पर पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी जो है आपकी है वो आपकी कितने नंबर की होती है? 20 नंबर की होती है, और 40 नंबर की आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व करना बताते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? ठीक है, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी तत्व को समाज का निर्माण करते हैं, उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। सही तो यहाँ पर आपको लग रहा है। शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद कराना, रटाना, व्याख्या देना, ये सभी कैसे पॉइंट होते हैं? नेगेटिव पॉइंट होते हैं, ये हमेशा ही गलत होते हैं। समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णय को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। कि आप शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों से ये कहेंगे कि बच्चों, जो सरकार जो नीतियां लाती है उन्हीं को आप स्वीकारिए, उन्हीं आधार पर आप चलिए, ऐसा नहीं करेंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 2 ही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 कहता है, क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? असेसमेंट का क्या यहाँ पर? ठीक है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस इज। ठीक है, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की दक्षताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की दक्षताओं का परीक्षण, याद करोगे ना पाठ्य पुस्तक को, ये यहाँ पर कैसा पॉइंट है? ठीक है, यहाँ पर आपका ये कैसा पॉइंट है? गलत है, याद नहीं करोगे। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए नहीं, बच्चों में भेदभाव पैदा हो जाएगा अगर आप विद्यार्थियों को वर्गीकृत करेंगे, चिन्हित करेंगे, कौन होशियार है कौन कमजोर है, ऐसा नहीं करेंगे। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाएंगे। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेद, तुम नीच जात के हो, तुम ऊंची जाति के हो, तुम ये कर सकते हो, ये ऐसा नहीं करेंगे, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है शिक्षार्थियों को
प्रतिपुष्ट देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 71। क्या है? कहता है कि आपका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पिक्चरों यानी कि फिल्मों का भी उपयोग किया जा सकता है शैक्षणिक उपयोग के लिए। उसका यहाँ पर कारण आपको बताना है। क्यों? फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। क्या ला सकती हैं? सही बात कही गई है या यहाँ पर गलत कही गई? बिल्कुल सही बात कही गई है। जो फिल्में हैं आपकी, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित होती हैं। बिल्कुल होती हैं। फिल्में ऐसी कहानियां या संपादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। बिल्कुल। फिल्में एक ऐसी वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। विचारों को नहीं, प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? डी यहाँ पर गलत है, तो इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 72। 72 जो है क्या है? कहता है कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में आपको बताना है। किस संदर्भ में? मानचित्र के संदर्भ में। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। बिल्कुल सही कहा गया है, सामाजिक और राजनीतिक निर्मित है। तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी को क्यों यहाँ पर पढ़ें। ठीक है, तो केवल एक यहाँ पर आपका सही है और यहाँ पर सभी गलत दिए गए हैं। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 73। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के लिए प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए? ठीक है, इन एन एफोर्ट टू कनेक्ट लर्निंग विथ लर्नर्स लाइफ द सोशल साइंस टीचर नीड्स। उनको क्या आवश्यकता है? क्या चाहिए? विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी कि जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। आगे कहा गया है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। ये तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कौन सा आप सही होगा? सी आपका इसमें भी है और सी आपका इसमें भी है। चलिए अन्य ऑप्शन जो यहाँ पर आपके दिए गए हैं उन ऑप्शन को यहाँ पर क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बी आपका कैसा था? निजी, उनके परिवारों को संदर्भित करना चाहिए। नहीं, ए और यहाँ पर सी आपके सही होंगे। ए और सी यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर आपका 74। कहता है, क्या कहता है यहाँ पर? इतिहास को पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। बिल्कुल होता है। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए सही कहा गया है। अनुक्रम प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए सही कहा गया है। एक कालानुक्रमिक जो आपकी कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, यानी कि उसके बाद किसने शासन किया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, उसके बाद में कौन आया, सही है। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा, अरे यार यहाँ पर स्थान कहाँ से आ गया? स्थान यहाँ पर आपका नहीं होगा संबंधित। यहाँ पर इतिहास की वंशावली चार्ट की बात की जा रही है, ना कि स्थान की अवधारणा की। ए बी सी यहाँ पर सही है, डी यहाँ पर गलत है। डी जिन ऑप्शन में वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो कि यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 75। 75 कहता है कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? अनुकूलन करना चाहिए। कौन सा सही होगा? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट उच्च आवाज में बोलना। ठीक है, उच्च आवाज में बोलना। तो यहाँ पर ये सही कथन दिया गया है या यहाँ पर एक गलत कथन आपका यहाँ पर दिया गया है? कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। बच्चों को एकदम उच्च आवाज यानी कि सुंदर आवाज में उनको बताना चाहिए पुनरावृत्ति के साथ। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कारपत्रों का प्रयोग भी करना चाहिए। सही यहाँ पर बिल्कुल। क्या कारपत्रों का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए? आकर्षक दृश्यों का। किसमें? यहाँ पर बात कही गई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन के लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। सही। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को इस्तेमाल शामिल करना चाहिए। सही है। बी यहाँ पर गलत है और सभी सही, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर आपका 76। 76 कहता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द स्टेटमेंट ऑन प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस टीचिंग। प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट जो विधि होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर
बताना है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? यह उपयोगवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, सही है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, बिल्कुल कैसा है? ये भी आपका यहाँ पर सही है। यह पूर्ण रोपिड एक शिक्षक केंद्रित विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि आपकी नहीं है। सी यहाँ पर आपका गलत है। यह स्वनिर्मित स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, सही हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? यहाँ पर डी आपका जो है वो भी यहाँ पर कैसा है? सही है। सी आपका यहाँ पर गलत है। सी ऑप्शन वाले यहाँ पर हट जाएंगे, हटा दो इनको। ठीक है, बचेगा आपका यहाँ पर 3, वो यहाँ पर कैसा होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।